जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच में आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी। जहां दोस्तों परीक्षा में फंसने वाले प्रश्नों को हम डेली आपको करा रहे हैं, क्योंकि यहां से जो प्रश्न आपको कराया जा रहा है वह सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। याद करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं इस स्पेशल क्लास से डेली जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी आप फ्री प्रैक्टिस बैच को डेली सुबह 10 बजे यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए बाल विकास के पहले प्रश्न को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? तो कहा रहा है कि माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बार प्रश्न फिर पढ़िए, समझिए आराम से कि माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सामाजिक प्रभाव पड़ता है। ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आप कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। अगर बात करें माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर, तो वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, क्यों प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आप इसका कमेंट करिए। क्योंकि बालक के ऊपर ज़्यादा अधिक दबाव पड़ जाता है, मानसिक दबाव पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्न आज की क्लास में थोड़े से टफ हैं, लेकिन यह मत सोचिएगा कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर देख चुके होंगे तो अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से यूपी टेट प्रश्न पूछता है। ठीक, नहीं ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। साथ साथ में अगर आप सीट एस टेट मतलब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं यूपी में, और उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। ठीक, चले प्रश्न अगला देखते हैं। कह रहा है कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी स्थिति में प्रयोग करने यह प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए क्योंकि प्रश्न टफ है ये। क्या कह रहा है कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी स्थिति में प्रयोग करने यह प्रक्रिया कैसी होगी? सीखना है, सूझ है, हस्तांतरण है, धारणा है। चले सीखना, सूझ, हस्तांतरण, धारणा कमेंट करिए कौन सा यहाँ पर उत्तर होगा हमारा। तो बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो यहाँ पर हमारा जो होने वाला है क्या होगा? हस्तांतरण होगा। ठीक है, ठीक है, हस्तांतरण या हस्तांतरण यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ऑप्शन में? यहाँ पर लिखा जा सकता है कि हस्तांतरण। ठीक है, ये भी आप जानते रहिएगा, यहाँ पर ऐसा भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, दोनों होंगे एक ही, आप जो भी ऑप्शन में मिले वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को देख कर टिक करिएगा। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगर ये पूछा जाए तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि क्लास की एक ही खासियत है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड कराई जाए, यही इस सीडीपी की क्लास की खासियत है। ठीक है, चले बाकी अगर आपको हिंदी से डर लगता है तो आप हमारी हिंदी की क्लासेज भी देखिए। एक से एक क्लासेज हैं, आपको 10 दिन सिर्फ क्लासेज करिए हिंदी की, आप जान जाएंगे कि हाँ आपको 30 में 30 अब तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 30 में 30 मिल जाएगा यूपी टेट में हिंदी में। तैयारी करिए फ्री में हमारे साथ। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह मानना है। यह मानना किसका है? ए ऑप्शन करा है स्मिथ का, बी ऑप्शन करा है स्किनर का, सी ऑप्शन करा है वुडवर्थ का, और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। सीखी हुई स्मृति का सीधा उपयोग क्या होगा? तो यहाँ पर यह कथन जो दिए थे वो दिए थे कौन? वुडवर्थ महोदय। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, वुडवर्थ बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से यह क्लास कई लोगों तक पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? क्या 3 अवस्थाओं का, 4 अवस्थाओं का, 8 अवस्थाओं का या 9 अवस्थाओं का? चलिए
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आपको पता होना चाहिए, और इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहला अवस्था जो था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आप लोग नोट करिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र थी वो थी जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी अवस्था जो थी, नहीं पूर्व संक्रियात्मक, माफी चाहेंगे यहाँ पर, पहली अवस्था होगी संवेदी पेशी अवस्था, ठीक। संवेदी पेशी अवस्था की जन्म से 2 वर्ष की उम्र थी। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष थी, ये जानते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक मूर्त, यहाँ पर लिखिए मूर्त, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र थी वो थी कितना, 7 से 11 वर्ष। और आखिरी का जो था वो था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो उसकी उम्र जो थी वह थी 11 से ऊपर की अवस्था। तो यहाँ पर 4 पार्ट में इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा था, इतना आप जानते रहिएगा। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ए ऑप्शन कर रहा है गिलफोर्ड, बी ऑप्शन कर रहा है वाटसन, सी ऑप्शन कर रहा है स्पीयरमैन, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, ए। अरे भाई ये नहीं होगा, चलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा स्पीयरमैन, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत के जनक स्पीयरमैन को कहा जाता है। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। हमने इससे पहले जो क्लासेस कराए थे उसमें इस परिभाषा का वर्णन किया था, तो आप कमेंट करके बताइए कि किस विद्वान ने किशोरावस्था को उथल पुथल का विज्ञान कहा था। क्या स्टैनले हॉल ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, वेबर ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। चलिए ए बी सी डी उत्तर कौन सा होगा, ए बी सी डी जल्दी से कमेंट कर दीजिए और नाम लिख कर बताइएगा कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए अगर बात करें किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था किसने कहा, तो वो थे हमारे स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को ही क्या किशोरों का विज्ञान, इन्होंने एडोल्सेस एक पुस्तक लिखी थी, इनको बारे में जानते रहिएगा। स्टैनले हॉल की पुस्तक है एडोल्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस परिभाषाओं का दिया था, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। ए ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार की क्लास डेली प्रोवाइड की जाए सीडीपी की स्पेशली, क्यों, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाए, साथ में सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताया जाए, इससे एक फ़ायदा होगा कि परीक्षा के आने तक हम आपको 2 से 3 हज़ार प्रश्न सीडीपी के प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी लगी यह क्लास तो कमेंट करिएगा, नहीं तो वही हाल है कि हम आपको 10 क्वेश्चन लाएंगे, विस्तार से बताएंगे, 10 क्वेश्चन 1 घंटे में कराएंगे, उसका कोई मतलब मुझे लगता नहीं है, ठीक है। फिलहाल चलिए प्रैक्टिस सेट का माध्यम यही होना चाहिए कि अधिक से अधिक प्रश्नों से आप परिचित हों। नए प्रश्न को देखिए, पुराने प्रश्न को देखिए। अच्छा आप बताइए कि टेक्स्ट बुक पर क्यों जाते हैं लोग, वहाँ पर नए नए प्रश्न देखते हैं, व्याख्या वहाँ पर कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और नए नए प्रश्नों से परिचित होते हैं, बस यही होता है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। तो आपको वही पैटर्न पर यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि आनुवांशिकता का वाहक होता है। अब आपको बताना पड़ेगा आनुवांशिकता का वाहक कौन सा होगा। क्या आरएनए होगा, केंद्रक होगा, जीन्स होगा, या सिरा होगा। चलिए बताइए आनुवांशिकता का वाहक कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आनुवांशिकता का वाहन जो होता है वाहक, वह होता है जीन्स, ठीक है। ये आप जानते रहिएगा, जीन्स हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से, नाना नानी से, कहीं से भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा सी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। व्यक्तित्व का मापन करने वाला परीक्षण कौन सा है। भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी होगा, विनय परीक्षण होगा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए व्यक्तित्व मापन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। चलिए
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मरे और मार्गन ने टीएटी का परीक्षण किया था, ये आप जानते रहिए। यहाँ पर उत्तर भी हमारा टीएटी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए रैपिड फायर क्लास है तो इसलिए एक भी सेकंड का आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है ये, लेकिन समझना है आपको। क्या कहेंगे? कल्पना कहेंगे, आत्मसात कहेंगे, समंजन कहेंगे या चिंतन कहेंगे? चलिए बताइए। ए बी सी डी उत्तर कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल सही। अगर एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो चिंतन कहेंगे, क्योंकि पूर्व अनुभव चिंतन के ही माध्यम से वह सोच सकता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कह रहा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ये तो सरल है, ये तो समावेशी शिक्षा में भी प्रश्न इससे बनता है, तो आप उत्तर बताइए। चलिए क्या होगा? वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या होगा? सृजनात्मक होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा, प्रक्षेपण होगा, उत्पत्तिकरण होगा। क्या होगा? ये आप कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। चलिए चलिए जल्दी कमेंट करिए। सृजनात्मकता बिल्कुल सही। यह प्रश्न का उत्तर हमारा सृजनात्मकता होगा। यही हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा। सृजनात्मक कहें सृजनात्मकता कहें, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने लगभग 12 प्रश्न प्रोवाइड कर दिया आपको। क्लास किस प्रकार से लग रही है आपको, ये आप बताते रहिए कमेंट करके। ठीक, तब तक हम रैपिड फायर तरीके से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने सबसे पहले ये जानते रहिए कौन सा सिद्धांत दिया था। तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ये याद कर लीजिए। अब किस पर प्रयोग किया था ये आपको बताना है। कह रहा है बिल्ली पर, कुत्ता पर, वन मानुष पर या मनुष्य पर। चलिए कमेंट करिए। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था और किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था वन मानुष पर प्रयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वन मानुष का नाम क्या था, इस वन मानुष का नाम था सुल्तान। ठीक है, इस वन मानुष का नाम क्या था? सुल्तान। ये जान जाइए। और वन मानुष पर प्रयोग किए थे कोहलर। अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर थानडाइक महोदय ने किया था। आपको यह भी नोट करना है। कुत्ते पर पावलाव ने किया था। ठीक है, पावलाव ने किया था, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चले फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एक बार कमेंट करिए। चलिए अवधान कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा, प्रतिकार कहलाएगा, प्रेरणा कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा ये आपको बताना है। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही है। अगर बात करें अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम अधिगम। ठीक है, अधिगम कहेंगे। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाएगा ये आपको अब बताना है। फिर से सुनिए। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या होगा? अभिप्रेरणा होगा, संवेदना होगा, अभिसरण होगा, प्रतिगमन होगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है आप लोग। ठीक ठीक एकदम सही बात करें। अभिप्रेरणा होगा, जिसे आप मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग उत्तर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। क्या कहलाएगा? समन कहलाएगा, दमन कहलाएगा, विस्मरण कहलाएगा, सामंजन कहलाएगा। तो क्या होता है उत्तर? आप कमेंट करिए एक बार। चलिए, पूछा क्या गया था? प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए भाई। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चलिए, तो आप जानते होंगे कि अगर किसी भी स्थिति को में अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है, मतलब पुनः स्मरण नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा, तो उसे हम विस्मरण कहेंगे। पुनः स्मरण मतलब याद ना होना। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर उत्तर सी ऑप्शन को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न देखना है क्या कर रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। क्या कहलाएगा? अभ्यासन कहलाएगा, ध्यान लगाना कहलाएगा, प्रस्मरण कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। चलिए, बताइए ए बी सी डी में उत्तर कौन सा होने वाला है भाई? अगर किसी तथ्यों के बीच अगर हमारा मन एकाग्र होता है और लगता है तो मतलब वहाँ पर ध्यान लग रहा है ना, यही होगा उत्तर ना। तो बी ऑप्शन को सही करना है भाई। यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है अगले प्रश्न में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टेट में, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कह रहा है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रसारण कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, या माध्य कहलाएगा। चलिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है भाई। रेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, शायद बिहार टेट में भी यह प्रश्न आया है। एक बार याद कर लीजिए कौन कौन से उत्थान आया था। चलिए, बिल्कुल सही। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं माध्य। माध्यिका नहीं कहेंगे भाई, माध्य कहेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 4, बी ऑप्शन कह रहा है 2, तीन ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहा है 3 और अगला ऑप्शन है 5। चलिए बताइए, जन्म के समय शिशुओं के अंदर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो कौन कौन से होते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। कौन सा उत्तर होगा जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिएगा। जन्म के समय शिशुओं के अंदर कितने संवेग होते हैं अगर बात करें इसकी, तो वह होता है 3। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाएं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली एक बेहतरीन क्लास अटेंड करिए, वो भी लक्ष्य तक के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयार रहिएगा।